नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जैसे मैंने मूल अधिकार बोले, आपने क्या सोचा कि मूल अधिकार क्या है? पहला सवाल यही आया होगा। कई विद्यार्थी मूल अधिकार को लेकर के उनकी बेसिक समझ इतनी सी होती है कि वो मूल अधिकार सिर्फ ये जानते हैं कि मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में किया गया है और ये संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक दे रखे हैं। 6 मूल अधिकार हैं और इनसे संबंधित आर्टिकल ये हैं। लेकिन यहाँ मेरी समझ ये कहती है कि मूल अधिकारों को, यानी कि जो प्रॉपर आपके मूल अधिकार हैं 6, समानता के अधिकार से लेकर के संवैधानिक उपचारों तक के अधिकार को अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो इसके लिए एक बेसिक समझ आपको विकसित करनी होगी। और वो बेसिक समझ क्या है कि सबसे पहले हमें यही जानना पड़ेगा कि मूल अधिकार होते क्या हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि मूल अधिकार क्या हैं, मूल अधिकारों का इतिहास क्या रहा है, मूल अधिकारों का जो महत्व है या इनकी जो विशेषता है वो क्या है, और इनका संवैधानिक प्रावधान क्या है, और मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर आपने इन 4-5 बिंदुओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो आगे आने वाले एक एक मूल अधिकार को आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा इसका बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए एक बार में क्लियर हो जाए, बार बार आपको बुक पलटने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, कई बच्चे बस इसी असमंजस में रहते हैं कि मूल अधिकारों को 14 से 32 तक रट जाओ और मूल अधिकार कंप्लीट, लेकिन उससे पहले की उनकी जो आधारशिला है, उनकी जो नींव है, अगर वही आपकी कमजोर रह गई तो मूल अधिकारों को आप आर्टिकल रटते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन आ जाएगा उनके अंदर से। आपने रट लिया क्या कि अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समता, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए विधियों के समान संरक्षण का तात्पर्य क्या है, वहीं डब्बा गोल है, क्योंकि हम रट के क्या कहें कि विधि के समक्ष समता ही पढ़ा है हमने तो। लेकिन इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूल अधिकारों के बेस को, नींव को, आधार को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। और उसके बाद मेरी ये गारंटी है कि मूल अधिकारों से संबंधित आपकी जो बेसिक समझ है वो इतनी डेवलप हो चुकी होगी कि शायद ही अन्य एस्पिरेंट्स की तुलना में आप थोड़ी सी बढ़ोतरी इस मामले में ले पाएंगे। ठीक है, तो जो बेसिक समझ है यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मेंस में, चाहे वो आरएएस मेंस हो, यूपीएससी मेंस हो, यूपी पीसीएस का मेंस हो, चाहे एमपी पीसीएस का मेंस हो, बिहार पीसीएस का मेंस हो, यहाँ से सवाल मेंस में सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक का जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि मूल अधिकार क्या है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट रहेगा कि मूल अधिकारों का इतिहास क्या रहा है, इनकी हिस्ट्री क्या है, कैसे मूल अधिकारों का जन्म हुआ और किस प्रकार से किस देश ने सबसे पहले मूल अधिकारों को अपने नागरिकों को प्रदान किया। फिर इसी क्रम में भारत में मूल अधिकारों का क्या इतिहास रहेगा। तो ये जो इसकी हिस्ट्री है फंडामेंटल राइट्स की, तो एक बार तो देखेंगे कि इसका विश्व में क्या इतिहास रहा है, और एक ये देखेंगे कि भारत में मूल अधिकारों का विकास क्रम क्या रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें जो आएगा वो आएगा कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि जो विधि निर्माता थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने ऐसा क्या सोचा, किस तरीके से उन्होंने ये सोचा कि हमारे नागरिकों को मूल अधिकार दिए जाने चाहिए। इसका मतलब सीधा से यही है कि अगर वर्तमान में नागरिकों को मूल अधिकार लिखित रूप से दिए गए हैं तो पहले कहीं ना कहीं तो अलिखित रूप से दिए गए होंगे, मौखिक रूप से दिए गए होंगे, या ये भी हो सकता है कि और थोड़े पीछे चले जाइए तो लोगों के पास मूल अधिकार होंगे ही नहीं। तो एक बहुत बड़ी क्रांतियां हुई होंगी और उन क्रांतियों का ये परिणाम रहा कि वहाँ के नागरिकों को, चाहे वो कोई भी देश हो जहाँ संविधान के तहत शासन प्रणाली चलती है, वहाँ क्या किया गया होगा, उनको कुछ मूल अधिकार दिए गए होंगे जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, जिन्हें उनसे कोई छीन ही नहीं सकता। तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहला सवाल यही आएगा कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, और जो अगला हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा कि मूल अधिकारों का महत्व क्या है, इनकी अपनी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो इनका अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, इनकी विशेषताओं से संबंधित, कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। हाँ, अगर ये 4 पॉइंटों के बाद में थोड़ा समय बचता है तो हम एक पॉइंट और क्लियर कर सकते हैं इसी लेक्चर में कि मूल अधिकारों का संवैधानिक प्रावधान क्या रहा है,
यानी कि भारत के संविधान में इनका प्रावधान क्या है। तो आज हम इन्हीं 4-5 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं और मैं दावे से कह रहा हूं, आप अपनी पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठिए। मूल अधिकारों से संबंधित चाहे आप RAS मेंस दे लीजिए, UPSC मेंस दे लीजिए, वनडे एग्जाम तो छोड़ दीजिए, खैर वनडे एग्जाम तो आप फिर चुटकियों में हल करोगे कि हाँ सर ये है इसका आंसर। एक बार बहुत अच्छे तरीके से अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ गए तो पॉलिटी या संविधान की जो बेसिक समझ होती है एक एस्पिरेंट्स की, वो आपके अंदर डेवलप हो चुकी होगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठिए और जो पॉइंट्स मैं यहाँ बोर्ड पर मेंशन करता जाऊँ, आप भी अपनी कॉपी में उनको मेंशन करते जाइए, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट वीडियो को स्वाइप करके नहीं देखेगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनेगा। उसके बाद में भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप डायरेक्ट कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी आप हमको क्या कर सकते हो, अपनी समस्या पूछ सकते हो, जिसका मैं खुद डायरेक्टली आपका समाधान करूँगा आपसे मिलने के बाद में, आपसे कॉल के संपर्क के बाद में। जैसे आपसे कॉल पर अगर बात होती है तो उसके साथ में ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन हमारी जो कोशिश है वो यही है कि अगर एक बार अच्छे से आपने ये सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद में आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, बशर्ते आपको सारे लेक्चर एक क्रम से, एक सीरीज से और कंप्लीट देखने हैं विद नोट्स बनाने के साथ साथ। कई बार क्या होता है कि बच्चे नोट्स नहीं बनाते और वीडियो को देखते जाते हैं, आधी चीज़ें उड़ रही हैं, आधी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, और दिमाग में वही चीज़ें आती हैं जो हमको पहले से पता होती है, क्योंकि दिमाग उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जो थोड़ी बहुत हमें पहले से आ रही हैं। नई चीज़ों को वो स्वीकार ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो हमने पढ़ी नहीं है। ये आपके साथ ही नहीं होता है, ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि हमारा जो दिमाग है वो वहीं जाके एक्टिव होगा जो हमको मालूम होगा, और जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको हम इग्नोर करते जाते हैं। और इग्नोर कब होती हैं? जब हम बिना नोट्स बना के चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है अन्य एस्पिरेंट्स से, अन्य परीक्षार्थियों से, आपको थोड़ा सा अलग होना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप चाहे सेल्फ स्टडी करिए, चाहे वीडियोज़ को देख करके कीजिए, आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। और एक अच्छे स्टूडेंट का ये गुण होता है कि वह अपने सेल्फ नोट्स बनाए, ताकि एग्ज़ाम के समय पर आपके समय की क्या हो सके, बचत हो सके। कई बच्चे एग्ज़ाम के समय पर किताबों को लेके बैठे रहते हैं, बहुत कम समय बचता है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट के 10 या 15 पेज में, 20 पेज में आप नोट्स बना लेंगे, उनको समझने के बाद में शॉर्ट नोट्स जिन्हें कहा जाता है, तो वो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बहुत लाभकारी उपयोग या सिद्ध होंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, आज हम इन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है कि मूल अधिकार क्या है। ठीक है, देखिए मूल और अधिकार, इनका मतलब क्या है कि वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, किसके लिए? वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। सबसे पहली चीज क्या बनेगी इसकी परिभाषा की कि वे अधिकार, एक एक शब्द पर ध्यान देना, वे अधिकार जो किसके? व्यक्ति के, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के, किसके? सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण किसके द्वारा? संविधान के द्वारा क्या किए जाते हैं? प्रदान किए जाते हैं। मूल अधिकार कहलाते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। देखो इसमें 3-4 शब्द आए हैं। एक तो अधिकार, एक आया है व्यक्ति, और एक आया सर्वांगीण विकास, और एक आया संविधान के द्वारा। तो देखिए सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है?
सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि व्यक्ति का भौतिक विकास, व्यक्ति का नैतिक विकास। देखिए, सर्वांगीण विकास के अंतर्गत क्या आता है? एक तो भौतिक विकास आता है। भौतिक विकास यानी कि समाज में वो अपना डेवलपमेंट कर पाए, राजनीति में अपना डेवलपमेंट कर पाए, अर्थव्यवस्था के आधार पर अपने आप को सुधार पाए। तो ये सारे जो विकास के काम हैं वो भौतिक विकास के अंतर्गत आते हैं। एक है आपका नैतिक विकास यानी कि मॉरलिटी। और मॉरलिटी व्यक्ति के अंदर कब आएगी? जब उसको कुछ अधिकार दिए गए होंगे और इसके अंतर्गत उसके बौद्धिक विकास यानी कि वो अपना बौद्धिक विकास कर सके, इसके साथ ही वो अपना आध्यात्मिक विकास कर सके। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा डिपेंड करती हैं, किसके द्वारा आ सकती हैं? जब व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर व्यक्ति को अपना बौद्धिक विकास बनाना है, बौद्धिक विकास विकसित करना है, तो वो कैसे होगा? जब तक व्यक्तियों को, नागरिकों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाएगा और उस अधिकार को उसका मूल अधिकार नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो क्या नहीं कर सकता है? अपना बौद्धिक विकास कर ही नहीं सकता है। अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित रख दिया जाए और उससे कहे भैया आप अपना बौद्धिक विकास कीजिए, किस प्रकार वो अपना बौद्धिक विकास करेगा? जब तक वो एजुकेटेड होगा ही नहीं, अनपढ़ रह जाएगा। अनपढ़ रह जाएगा तो क्या होगा? निरक्षर ही है। और कोई भी अनपढ़ व्यक्ति ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्तियों को कुछ आज़ादियाँ दी गई हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको कोई भी उनसे छीन नहीं सकता है, अर्थात वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है, जिससे व्यक्ति क्या कर पाता है? अपना सर्वांगीण विकास कर पाता है। बात समझ में आ रही होगी। भौतिक विकास में क्या क्या पक्ष आते हैं? भौतिक विकास में जैसे सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास। ठीक है, तो ये सारा डेवलपमेंट कब आएगा? जब व्यक्ति को क्या दिए जाएंगे? विशेष अधिकार दिए जाएंगे, और यही विशेष अधिकार आपके क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। दूसरी बात आ रही है कि संविधान के द्वारा। तो यहाँ संविधान शब्द आया है, तो इसका मतलब क्या है कि लिखित संविधान के द्वारा या अलिखित संविधान के द्वारा? तो संविधान के द्वारा अगर प्रदान किए जा रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि संविधान में कहीं ना कहीं इनका प्रावधान किया गया है। किस रूप में? लिखित रूप में। यानी कि संविधान लिखित रूप में नागरिकों को ये अधिकार देता है, तभी नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर पाते हैं। तो जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहाँ मूल अधिकार बहुत स्पष्ट रूप से उजागर हो जाते हैं, जिससे संविधान में एक जीवंतता उत्पन्न हो जाती है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? तो संविधान अगर इनको प्रदान कर रहा है तो संविधान में इनका वर्णन किस रूप में किया गया है? लिखित रूप में किया गया है। और लिखित रूप में है तो इसका सीधा सा मतलब है कि नागरिकों को स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि आपके मूल अधिकार क्या हैं और इनके ऊपर आपके क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। कई बार क्या होता है कि नागरिक ही इनका क्या करने लगते हैं? दुरुपयोग करने लगते हैं। तो राज्य ने क्या किया, संविधान ने क्या किया कि इनके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिनको युक्त निर्बंधन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी समस्याएं अगर देश में उत्पन्न हो जाएं, उन कुछ आधारों पर मूल अधिकारों को क्या किया जाता है? कम किया जा सकता है। जैसे आपातकाल की समस्या उत्पन्न हो जाए और व्यक्ति कहे नहीं मुझे तो संघ बनाने का अधिकार है, तब क्या किया जाएगा? उसका वो अधिकार निलंबित कर लिया जाएगा कि इस समय आपको ये अधिकार नहीं है, लेकिन जैसे ही आपातकाल की समस्या समाप्त होगी आपको ये अधिकार वापस दे दिया जाएगा। तो कुछ पक्षों में ये कहा जा सकता है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति को ये अधिकार है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। और अनुच्छेद 358 क्या कहता है कि अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, और राष्ट्रीय आपातकाल भी सिर्फ 2 शर्तों पर लगा है, युद्ध और बाह्य आक्रमण, तब अनुच्छेद 358 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा, या कह सकते हैं कि उसके जो प्रावधान उसमें दे रखे हैं वो ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगे। और उसका क्या प्रावधान है? उसमें ये दे रखा है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और वापस कब स्टार्ट होंगी? वापस तब वो लागू होंगी जब आपातकाल प्रवर्तन में नहीं होगा, आपातकाल लागू नहीं होगा, आपातकाल समाप्त हो जाएगा।
तो यह क्या समझे कि मूल अधिकार क्या होते हैं कि वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और आएगा कि ये जो अधिकार हैं ये व्यक्ति को मिले हुए ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के खिलाफ दिए गए हैं। कैसे? कि व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार हैं। ये पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है, या कह सकते हैं कि व्यक्ति को यह राज्य के विरुद्ध मिली हुई गारंटी है जो संविधान इनको प्रदान करता है। अर्थात क्या हो गया कि राज्य तानाशाह ना हो जाए। राज्य का मतलब क्या है? यहाँ राज्य का मतलब स्टेट या प्रांत से नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब क्या है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य क्या होगा। ये जो परिभाषा दे रखी है आपकी, ये दे रखी है आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में, और उसके अंतर्गत आपकी भारत की संसद आती है, भारत की सरकार आती है, राज्य विधानमंडल आते हैं, राज्यों की सरकारें आ गई, स्थानीय अधिकारी आ गए और अन्य प्राधिकारी आ गए, जिनको विधि बनाने का, उपविधि बनाने का, आदेश जारी करने का, नियम बनाने का अधिकार होता है। वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो राज्य का यहाँ मतलब एक बहुत बड़े विस्तार में लिया गया है। ठीक है, तो कोई भी राज्य क्या नहीं कर सकता? तानाशाह न हो, इसके लिए उसके नागरिकों को क्या दिए गए हैं? ये अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए क्या कहा गया है कि यह व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। अर्थात अगर राज्य इन अधिकारों को छीनता है या राज्य इन अधिकारों को कम करता है तो हम अपने अधिकारों को लागू करने के लिए, प्रवर्तित कराने के लिए कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और न्यायालय क्या कर सकता है? इनको पुनः लागू कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि न्यायालय को मूल अधिकारों का क्या माना गया है? संरक्षक माना गया है अनुच्छेद 13 के द्वारा। यानी कि अगर संसद या राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो मूल अधिकारों का हनन करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक शक्ति के माध्यम से क्या कर सकता है? उन जो विधि बनाई है उस विधि को उस मात्रा तक, किस मात्रा तक? जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है उसको समाप्त कर देगा या लागू नहीं होने देगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए अगला जो हमारा पॉइंट आता है, एक पॉइंट तो क्या हो गया कि मूल अधिकार क्या थे, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब जो अगला हमारा यहाँ बिंदु आएगा वो क्या आएगा कि मूल अधिकारों का इतिहास क्या रहा है, कि विश्व में किस प्रकार से मूल अधिकार लागू किए गए और भारत में किस प्रकार से मूल अधिकारों का इतिहास रहा है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि सर्वप्रथम मूल अधिकारों की जो अवधारणा आई या मूल अधिकारों का जो जनक देश है या मूल अधिकारों की जननी देश है, वहाँ किस प्रकार से मूल अधिकार दिए गए और उनको धीरे धीरे समय समय पर क्या किया गया, अन्य देशों ने भी अपने संविधान में स्वीकार कर लिया और उसी क्रम में भारत ने भी अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए। भारत के संदर्भ में हम ये देखेंगे कि भारत में मूल अधिकारों का इतिहास क्रम क्या रहा है, कि सबसे पहले किसने मांग की, उसके द्वारा कौन कौन से बिल पारित हुए और उन बिलों में मूल अधिकारों की किस तरीके से चर्चा की गई है और किस तरीके से फिर अंग्रेज सरकार ने एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया और उसी संविधान सभा में मूल अधिकारों को लेकर के एक समिति गठित की गई JB कृपलानी की अध्यक्षता में, जो मूल अधिकार उप समिति के नाम से जानी जाती है। और उन्हीं के परामर्श के आधार पर मूल अधिकारों को क्या दिया गया, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये सारा विकास क्रम किसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग? मूल अधिकारों के इतिहास के अंतर्गत देखते हैं। तो चलिए दूसरा जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? मूल अधिकारों का इतिहास। देखो मैंने अभी बताया था कि दो तरीके से देखेंगे हम इसको, एक तो विश्व के लेवल पर और एक भारत के लेवल पर। तो देखिए अगर हमें विश्व के लेवल पर समझना है तो 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई और उस औद्योगिक क्रांति के बाद में, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे या आधुनिक मानव तो नहीं कह सकते, यही कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग जो थे वो पश्चिम के लोग थे। तो औद्योगिक क्रांति आई आपकी 15वीं शताब्दी में, लेकिन ये बात है लगभग 13वीं शताब्दी के शुरुआत की।
1215 ईस्वी के आसपास की। तो इंग्लैंड में क्या हुआ कि वहाँ के किसानों ने अपने राजा से, कहानी के तौर पर समझना कि इनका इतिहास क्रम क्या रहा है, कि इंग्लैंड में क्या हुआ, किसानों ने हड़ताल की, किसानों ने आंदोलन किए, और किसानों ने आंदोलन किया तब वहाँ के सम्राट को उनके सामने झुकना पड़ा। अभी नाम सन से कोई लेना देना नहीं है, वो बोर्ड पर आपको आ जाएगा। जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो वहाँ के राजा को झुकना पड़ा, वहाँ के शासक को झुकना पड़ा, और वहाँ के शासक ने क्या किया, अपने नागरिकों को किस रूप में, एक लिखित रूप में कुछ अधिकार दिए, और नागरिकों को दिए गए या किसानों को दिए गए ये अधिकार क्या कहलाए, वहाँ का मूल अधिकार कहलाए। ये बात समझ में आ रही है? किसानों ने हड़ताल की, आंदोलन किए और अपने लिए कुछ अधिकारों की मांग की, जिनको वहाँ के राजा ने एक लिखित रूप में उनको कुछ अधिकार दे दिए कि आपके ये बेसिक अधिकार रहेंगे, या कह सकते हैं कि एक अधिकार पत्र जारी कर दिया। और अधिकार पत्र जारी करने के बाद में किसानों को लिखित रूप से कुछ अधिकार दे दिए जो मैग्ना कार्टा के नाम से जाने गए। अब बात आती है मैग्ना कार्टा की, कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। यानी कि समझ लेना, मैग्ना कार्टा उसे कहा जाता है कि नागरिकों के अधिकारों से संबंधित लिखित पहला पत्र। मैग्ना कार्टा क्या होगा, नागरिकों के अधिकारों से संबंधित लिखित पहला पत्र क्या कहलाया, मैग्ना कार्टा कहलाया। अब ये जो शुरुआत हुई ये कहाँ पर हुई, तो देखिए मूल अधिकारों की शुरुआत कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। कब, 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में यहाँ के उस समय सम्राट थे, सम्राट जॉन द्वितीय। कौन थे यहाँ के राजा, सम्राट जॉन द्वितीय। तो सम्राट जॉन द्वितीय ने क्या किया, एक अधिकार पत्र जारी किया। ये आप समझ गए क्यों जारी किया था, तो इसने 1215 ईस्वी में क्या किया, एक अधिकार पत्र जारी किया, और इस अधिकार पत्र में वहाँ के किसानों को कुछ रियायतें दी गई, या कह सकते हैं कि कुछ अधिकार दिए गए। ठीक है, क्या किया गया, किसानों को कुछ लिखित अधिकार दिए गए। साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। अब इसी अधिकार पत्र को क्या कह दिया गया, मैग्ना कार्टा। क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा। पहली बात समझ में आई कि इनकी शुरुआत कहाँ हुई, 1215 ईस्वी में। ये सम्राट कहाँ के थे, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के सम्राट थे, और इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ के किसानों को लिखित रूप में कुछ अधिकार दिए, जो अधिकार पत्र के नाम से जारी किए, और यही अधिकार पत्र क्या कहलाया, मैग्ना कार्टा कहलाया। मैग्ना कार्टा इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। क्या था, नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। अब इसके बाद में किस देश ने शुरुआत की होगी, तो देखिए 1776 ईस्वी में आपका अमेरिका आज़ाद हुआ, और 1779 यानी कि 1779 में अमेरिका में उसका संविधान लागू किया गया। कई बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, तो इसके बाद में लिखित रूप में अगर किसी देश ने नागरिकों को अधिकार दिए होंगे तो वो अमेरिका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जब अमेरिका का मूल संविधान बना था तो उसके मूल संविधान में मौलिक अधिकार शामिल नहीं थे। उनको बाद में किसके माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से 1791 ईस्वी में संविधान में जोड़ा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका से पहले भी मूल अधिकारों को शामिल करने वाला कोई ना कोई देश है, और वो देश कौन सा है, फ्रांस है। ठीक है, तो देखिए फ्रांस ने क्या किया, इसके बाद में पहला पॉइंट तो आपका ये आ गया कि शुरुआत कहाँ से हुई। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड को मूल अधिकारों की या ब्रिटेन को मूल अधिकारों की जननी कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
कि ब्रिटेन को मूल अधिकारों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म कहाँ से हुआ है? ब्रिटेन से हुआ है, इंग्लैंड से हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, रटने की जरूरत नहीं है, बस समझिए बेसिक तौर पर। हमें क्या स्थापित करनी है? अपनी एक बेसिक समझ डेवलप करनी है, और एक बार आपकी बेसिक समझ डेवलप हो गई तो उसके बाद में पॉलिटी से संबंधित आपकी जो आधारभूत नॉलेज है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप प्रत्येक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लाइटली नहीं लेंगे, मतलब अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई, और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी आपकी? 1789 से लेकर के 1799 तक। तो यहाँ एक बात समझ लेना, फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति का जो चरण था वो था 1789 से 1799 तक, 1789 से 1799 ईस्वी। और इसी फ्रांसीसी क्रांति में एक नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। क्या नारा दिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया, और इस क्रांति के दौरान क्या हुआ कि एक बिल पारित किया गया, और उस बिल का नाम था मानव एवं नागरिकों का अधिकार घोषणा पत्र। क्या था? मानव एवं नागरिकों का और इसके माध्यम से क्या दिया गया? वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, और ये अधिकार क्या हुए? उनके मूल अधिकार कहलाए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा कि इन मूल अधिकारों को फ्रांस ने क्या कर लिया? अपने संविधान में शामिल कर लिया, लेकिन अभी तक ये नहीं कह सकते कि इनको फ्रांस ने लिखित रूप में स्वीकार किया था। यहाँ पर सिर्फ एक पत्र जारी किया था। इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है। इंग्लैंड में कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है, रिटिन संविधान नहीं है। और रिटिन संविधान नहीं है तभी यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ भी लिखित रूप से नहीं दिए, केवल एक पत्र जारी कर दिया और उस पत्र में बता दिया कि आपके क्या अधिकार होंगे। ऐसे ही ये क्रांति के दौरान की बात है, तो यहां मानव एवं नागरिकों का अधिकार घोषणा पत्र, यानी कि यहां घोषणा की गई कि लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे। वो क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि इनकी जो क्रांति थी, जैसे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चला था, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि फ्रांस का राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा यहाँ दिया, तो इन चीज़ों को देने के लिए यहाँ स्वतंत्रता और समानता कब आएगी? जब उनको कुछ मूल अधिकार दिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। तब वहाँ के लोगों ने क्या किया? वहाँ के सरकार ने कि लोगों के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया, और इस घोषणा पत्र के माध्यम से वहाँ मूल अधिकार लोगों को दिए गए। अब एक पॉइंट यहाँ और याद रखना कि फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जहाँ मूल अधिकारों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसकी सबसे कड़ी सजा है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए क्या हुआ था कि यहाँ इनके राजा थे लुई 16वें। कौन थे? लुई 16वें। फ्रांस के इतिहास में राजाओं का इतिहास में नाम जो याद करने का तरीका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। भारत में नहीं है कि चंदन सिंह, शेखावत और ये फलाने सिंह, तो इतने नाम हो जाते हैं इंडियन उसमें हिस्ट्री में कि नामों को याद करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन यहाँ लुई प्रथम, लुई द्वितीय, लुई तृतीय, लुई चतुर्थ, लुई 16वां, तो यहाँ लुई 16वें ने क्या कर दिया? मूल अधिकारों का उल्लंघन कर दिया। और मूल अधिकारों का इसने उल्लंघन कर दिया, तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के रूप पर इसको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो यहाँ मूल अधिकारों को लेकर के यहाँ की जनता, यहाँ की सरकार किस प्रकार की होगी? देखो
एक कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखना कि जो फ्रांस है ये एकात्मक देश है, ब्रिटेन भी कैसा देश है, एकात्मक देश है, लेकिन इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित है, लेकिन फ्रांस का जो संविधान है वो कैसा है, लिखित है। एकात्मक देशों में संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। दोनों के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अगर लिखित संविधान की बात की जाए तो फ्रांस और अलिखित संविधान की बात की जाए तो ब्रिटेन। तो यहाँ मूल अधिकारों के उल्लंघन में किसको फांसी दे दी गई, लुई 16वें को फांसी दे दी गई। अब धीरे धीरे समय गुजरा, अमेरिका में भी मूल अधिकारों को लेकर के आंदोलन हुए और उन समस्याओं से निजात पाने के लिए अमेरिकी संसद ने क्या किया, अमेरिकी कांग्रेस बोलते हैं, भारत में संसद को संसद बोला जाता है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट बोलते हैं, और ब्रिटेन में उसको, अमेरिका में उसको कांग्रेस कहा जाता है, यानी कि वहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। आपने इसको नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ। अभी मूल अधिकारों का इतिहास ही चल रहा है विश्व में कि किस प्रकार से मूल अधिकारों का जन्म हो रहा है। अब बात आएगी कि अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था। अमेरिका में लोगों ने कुछ अधिकारों की मांग की तो अमेरिकी संसद ने, या कह सकते हैं अमेरिकी कांग्रेस ने, अपने संविधान में 1791 ईस्वी में संशोधन किया और 1791 ईस्वी में किए गए संशोधन के माध्यम से संविधान में मूल अधिकारों को लिखित रूप से शामिल किया गया। तो कह सकते हैं कि मूल अधिकारों को लिखित रूप से लागू करने वाला पहला देश विश्व का कौन सा था, तो वो था यूएसए, अमेरिका। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट चल रहा है अपना इसमें। तो देखिए अमेरिका के संविधान में पहला पॉइंट आएगा, अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकार शामिल नहीं थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1791 में संविधान संशोधन किया गया। तो इसी संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किए गए, बिल ऑफ राइट्स के नाम से, किसके नाम से, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के नाम से यहां लिखित रूप से, किस रूप से, लिखित मूल अधिकार दिए गए। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि लिखित रूप में सबसे पहले अपने संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान करने वाला पहला देश कौन था, तो कहना कि अमेरिका विश्व का एकमात्र ऐसा देश था जिसने सर्वप्रथम लिखित रूप से अपने नागरिकों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से क्या दिए, मूल अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए। देखिए भारतीय संविधान में ये मूल अधिकार के नाम से दिए गए हैं, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स के नाम से दिए गए हैं। ठीक है, और फ्रांस के संविधान में किसके नाम से दिए गए हैं, मानव और नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के रूप से दिए गए हैं, और ब्रिटेन के संविधान में अधिकार पत्र के नाम से दिए गए हैं। सब में नाम अलग अलग है, लेकिन उनका जो तात्पर्य है, उनका जो उद्देश्य है, वो सारा क्या है, वो सब एक है। ये आपको बात यहाँ याद रखनी है कि अमेरिका ही विश्व का एकमात्र ऐसा पहला देश था जिसने लिखित रूप से अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए, और वो कब किए, 1791 ईस्वी में, 1791 में, जब उसने अपने संविधान में संशोधन किया। संशोधन ही करना पड़ेगा क्योंकि मूल संविधान में शामिल नहीं है, और इतनी बड़ी चीज़ अगर कोई संविधान में प्रावधान किया जा रहा है किसी चीज़ का, तो क्या किया जाएगा, संविधान संशोधन किया जाएगा। अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया सबसे जटिल है, भारत की तरह कठोर और नम्य नहीं है, वहाँ केवल कठोर प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अब तक अमेरिका के संविधान में बहुत कम ही संशोधन हो पाए हैं। ये तो हो गई विश्व की बात। अब आ जाते हैं भारत को लेकर के कि भारत में इनका क्या इतिहास रहा है। भारत में मूल अधिकारों का इतिहास। ठीक है, तो देखिए मूल अधिकारों की प्रथम मांग
किसने की थी भारत में 1895 में। आपको याद आ रहा होगा कि संविधान में स्वराज विधेयक यानी कि कांग्रेस के अधिवेशनों में स्वराज विधेयक की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसमें? स्वराज विधेयक में। तो सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग भी किसमें की गई? स्वराज विधेयक में की गई 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बीजी तिलक के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि एनी बेसेंट जो होम रूल लीग जिन्होंने स्थापित की थी, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने भी बनाई थी, होम रूल लीग एनी बेसेंट ने भी बनाई थी, और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही थी 1917 के अधिवेशन में। तो इन्होंने एक बिल पारित किया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। इनके बाद में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकार में यहां लिख देता हूं, मूल अधिकारों के लिए फंडामेंटल राइट्स की मांग की या फंडामेंटल राइट्स की घोषणा की। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? 1928 में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इतिहास में नेहरू रिपोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। और इस नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। इसमें फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया कि लोगों को क्या क्या मूल अधिकार दिए जाएं। ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट क्या आएगा, इसी एक क्रम में चलते हैं हम लोग कि भारत में क्या क्रम रहा है मूल अधिकारों की मांग को लेकर के। फिर 1931 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, हम जिसे कराची अधिवेशन के नाम से जानते हैं। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। और इस कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई तो इस कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों का एक प्रस्ताव पास किया था, जिसका मसौदा जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो कांग्रेस ने यहां क्या किया? मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव पास किया। और इस प्रस्ताव का जो मसौदा था, इस प्रस्ताव का जो ड्राफ्ट था या प्रारूप था, वो किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। और कराची अधिवेशन में उसको पेश किया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने उसको यहाँ क्या कर दिया? पास कर दिया। ठीक है। अब देखिए ये क्रम चला। सबसे पहले स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने मूल अधिकारों की मांग की। फिर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में एनी बेसेंट ने मूल अधिकारों की मांग की। उसके बाद में 1928 की नेहरू रिपोर्ट में, जो नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी? मोतीलाल नेहरू ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने वो रिपोर्ट पेश की थी। उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। फिर उसके बाद में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। तो देखिए 1934 में ब्रिटिश सरकार ने कराची अधिवेशन में पास किए गए मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और उसके एक वर्ष बाद में, कब? जब 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया अंग्रेज सरकार की तरफ से, तो उसमें भी मौलिक अधिकारों का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए अगला पॉइंट यहाँ क्या बन जाएगा कि 1934 में ब्रिटेन सरकार ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। किसको? जो कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया था। इसके बाद में
1935 में एक एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम, और भारत शासन अधिनियम में भी इससे संबंधित कोई बात जब नहीं आई तब क्या हुआ, आप समझ सकते हो, आंदोलन हुआ होगा, बहुत जोर शोर से मांग उठी होगी। ठीक है, इसके बाद में समय और गुजरा, कृषि मिशन भारत आया, कृषि मिशन के बाद में कैबिनेट मिशन भारत आया, और कैबिनेट मिशन के भारत आने से पहले हमारे एक व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू को संविधान संबंधी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। तो उन्होंने अपनी संविधान संबंधी रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की बात कही थी, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर, या कह सकते हैं कि उनकी सिफारिश के आधार पर संविधान में मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का गठन किया गया। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी समिति के अंतर्गत दो उप समितियां बनाई गईं। एक समिति थी मूल अधिकार उप समिति और दूसरी समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति। तो मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके HC मुखर्जी। तो मूल अधिकार उप समिति ने मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा, और संविधान सभा में इस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल अधिकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके? चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप नोट करते जाना साथ साथ, मुझे यहाँ थोड़ा सा लिखना है अभी और। ठीक है, चलिए अब 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत अंग्रेज सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया। तो 1945 में क्या हुआ, तेज बहादुर सप्रू ने संविधान संबंधी रिपोर्ट में मूल अधिकार देने की वकालत की थी। ठीक है, किसने? तेज बहादुर सप्रू ने क्या किया था, संविधान संबंधी रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की वकालत की। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद आ गया कि 1945 में, यानी कि इसके बाद में क्या हुआ, फिर कैबिनेट मिशन भारत आया, और उस कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा में फिर उसकी कुछ समितियां बनाई गईं, और उन समितियों के माध्यम से संविधान सभा का कार्य किया गया। संविधान से संबंधित जितने भी प्रस्ताव थे, जितने भी संविधान के उद्देश्य थे, संविधान सभा के विभिन्न समितियों के माध्यम से उसने क्या किया, अपने संविधान का निर्माण किया। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेटी थी मूल अधिकारों से संबंधित, वो समिति का नाम क्या था, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। तो देखिए, इस तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश के आधार पर क्या किया गया, एक समिति गठित की गई, और उस समिति का नाम क्या था, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी समिति के अंतर्गत क्या किया गया, दो उप समितियों का गठन किया गया। एक उप समिति थी आपकी मूल अधिकार उप समिति, और एक थी अल्पसंख्यक उप समिति। इन दोनों समितियों को क्या करना था, पटेल जी को अपनी सिफारिश देनी थी, अपनी रिपोर्ट देनी थी। तो जो मूल अधिकार उप समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, JB कृपलानी। कौन थे, JB कृपलानी। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके HC मुखर्जी। ठीक है,
तो जेबी कृपलानी ने क्या किया, मौलिक अधिकारों से संबंधित अपनी रिपोर्ट पेश की संविधान सभा में, और इस उपसमिति के संबंध में यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित परामर्श किसने दिया, मूल अधिकार उपसमिति ने दिया। इससे संबंधित रिपोर्ट इन्होंने संविधान सभा में पेश की और इस समिति की सिफारिश के आधार पर क्या किया गया, मूल अधिकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये था भारत में मूल अधिकारों का इतिहास। आप इनको रटने की कोशिश मत करना, समझना। और ये क्या क्रम रहा है, अगर विश्व में देखा जाए तो आप कहना 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में सम्राट जॉन द्वितीय के द्वारा एक अधिकार पत्र जारी किया गया, जिसमें वहाँ के किसानों को कुछ अधिकार दिए गए, और वहाँ के किसानों को जो अधिकार दिए गए, जिस अधिकार पत्र के तहत दिए गए थे, वो वहाँ का मैग्ना कार्टा कहलाया। उसके बाद में फ्रांस की सरकार ने मूल अधिकारों को एक घोषणा पत्र के माध्यम से वहाँ के नागरिकों को प्रदान किया। फिर 1791 में अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिए। फिर भारत के अगर इतिहास की बात आ जाए तो आप कहना कि 1895 के स्वराज विधेयक में मूल अधिकारों की बात की गई। उसके बाद में 1895 के बाद में क्या हुआ कि एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकारों की चर्चा की। उसके पश्चात क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट में 1928 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया और उसको सरकार ने अस्वीकार कर दिया। फिर 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने संविधान संबंधी रिपोर्ट पेश की, जिसमें मौलिक अधिकारों की वकालत की कि यहाँ के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि सारी लड़ाई किसी की थी, स्वतंत्रता की थी। और स्वतंत्रता कब आएगी, जब वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे, और वो अधिकार जब तक मूलभूत नहीं होंगे तब तक वो अधिकार उनको बहुत अच्छी तरीके से फलीभूत नहीं होंगे। ठीक है, फिर इसी क्रम में इसको जीवंतता प्रदान करने के लिए, या कह सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति गठित की गई, और इसी समिति के अंतर्गत एक उप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और जेबी कृपलानी ने संविधान सभा में मौलिक अधिकारों से संबंधित अपनी रिपोर्ट पेश की और मौलिक अधिकारों का परामर्श दिया। तो इस रिपोर्ट के आधार पर या इनकी सिफारिश के आधार पर मूल अधिकारों को संविधान में क्या किया गया, एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इनका अगर संवैधानिक प्रावधान पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का संवैधानिक प्रावधान क्या है, तब आप बेझिझक कह सकते हैं कि इनका संवैधानिक प्रावधान कि इनको संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। इसलिए संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि नागरिकों को दिए गए हैं। कहां, सबसे पहले ब्रिटेन में दिए गए थे। अब यहां एक सवाल आपका यह बनेगा कि मौलिक अधिकारों की जननी कौन होती है, तब आप कहना कि ब्रिटेन है। लेकिन लिखित रूप से मौलिक अधिकारों को अपने नागरिकों को प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन था, तो वो अमेरिका था। वहां सिर्फ एक अधिकार पत्र के माध्यम से ब्रिटेन में मौलिक अधिकार दिए गए थे, जबकि अपने संविधान में लिखित रूप से शामिल करने वाला देश अमेरिका हो गया। उसके बाद में भारतीय संविधान में इनको किस समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया, तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। अगर ये दोनों ही ना हो, अगर ये वाली समिति ना आए, तब इसकी उप समिति आएंगी। कोई भी बच्चा देख के बोल सकता है कि हाँ, मूल अधिकार उप समिति के माध्यम से इनको जोड़ा गया होगा। लेकिन जब अध्यक्ष का नाम पूछेगा तब क्या कहोगे आप, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में, और एससी मुखर्जी थे अल्पसंख्यक। तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। अभी इन्होंने तो अल्पसंख्यकों को क्या राइट्स दिए जाए उनकी चर्चा की थी। तो ये इतिहास हमारा हो गया। अब अगला जो पॉइंट आता है हमारा, वो क्या आता है कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। 2 पॉइंट आपके हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे इन चीजों को। चलिए तीसरा पॉइंट,
मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, देखो इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। पहला पॉइंट आएगा आपका प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, क्या आ जाएगा पहला पॉइंट आपका कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा, किसके खिलाफ सुरक्षा, राज्य के खिलाफ। यानी कि स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों में लिखा गया है कि जो मूल अधिकार हैं ये राज्य के खिलाफ व्यक्ति को प्राप्त अधिकार हैं, अर्थात राज्य के मनमाने व्यवहार पर, स्वेच्छाचारिता पर ये मूल अधिकार क्या लगाते हैं, अंकुश लगाते हैं, जिससे जो राज्य है या जो विधानमंडल हैं, चाहे वो संसद हो या राज्य की विधानसभाएं हों, वो मनमाने तरीके से किसी भी कानून को पारित न करे। इसके लिए मूल अधिकार क्या करते हैं, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और स्पष्ट रूप से लिखा गया कि इन मूल अधिकारों को कोई भी विधानमंडल छीन नहीं सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा कि शासन की स्वेच्छाचारिता पर या मनमाने रवैये पर क्या करते हैं, ये रोक लगाते हैं। शासन की स्वेच्छाचारिता, ये एनसीईआरटी का वर्ड है, स्वेच्छाचारिता या कह सकते हैं मनमाना, मनमानी बोल लो, पर रोक लगाते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तीसरी आवश्यकता क्या पड़ेगी कि न्यायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि उनके नागरिकों को न्यायिक सुरक्षा दी जाए। ठीक है, चौथा पॉइंट लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में। अगर कोई देश लोकतंत्र है और वहां के नागरिकों को मूल अधिकार नहीं दिए जाएं तो क्या वो लोकतंत्र कहलाएगा? नहीं, लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है वो है समानता के कारक के रूप में, कि सभी लोगों में समानता हो, इसलिए उनको मूल अधिकार दिए गए हैं समानता के कारक के रूप में। और ये तो हमारा एक पूरा का पूरा मूल अधिकार है, समानता का अधिकार। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे कुछ आ जाएंगे। इस तरीके के जो सवाल हैं वो हमारे मेंस में आते हैं, आरएएस मेंस में या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस के मेंस में। इस तरीके के सवाल आपको 50 शब्दों में पूछ लिए जाएंगे, जिनका आंसर बहुत ही आसान होता है, तो आप इनको बेझिझक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे में से पूरे आपके मार्क्स आएंगे इसमें। ठीक है, अब तक जितना भी टॉपिक चल रहा है ये सब किसका चल रहा है? मेंस का चल रहा है। और ये परिचय है एक मूल अधिकारों का। अगर परिचय बेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो मौलिक अधिकारों को समझने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगी, क्योंकि इससे आपकी एक बेसिक समझ विकसित हो चुकी होगी अभी तक कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हमें कभी रटने ही नहीं है 14 से 32 तक के मूल अधिकार। अब एक एक आर्टिकल्स को हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। और आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, विशेषताएं यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं इनकी विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता है कि फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार न्यायोचित हैं। अब ये न्यायोचित जो वर्ड है इसका तात्पर्य क्या है कि अगर संसद या राज्य का विधानमंडल हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तब हम उसके हनन के संदर्भ में या मौलिक अधिकारों को छीने जाने के संदर्भ में न्यायपालिका की या न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है? न्यायोचित क्यों है कि अगर कोई हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है या उनको छीनता है तब हम अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, लागू कराने के लिए कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। तो इनके हनन पर
न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यानी कि पहली विशेषता क्या हो गई कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं अगर ये हमारे छीने जाते हैं तो हम इनके हनन पर कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। और ये हमारा एक खुद मौलिक अधिकार है, कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32 में 5 रिट दे रखी हैं और उन 5 रिटों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि हमारे मौलिक अधिकारों को वापस देता है। और ये नागरिकों का खुद एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है कि मतलब अगर हमारे जो मूल अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं या उनको कोई छीन लेता है तो उनका उपचार कराने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत तो हम कहाँ जाते हैं, अगर अनुच्छेद 32 की बात की जाए, आर्टिकल 32 की बात की जाए तब हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे। और हाई कोर्ट की बात की जाए तो आर्टिकल 226 दे रखा है आपका, इसके तहत हम हाई कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों को छीने जाने पर रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों को सुरक्षा और गारंटी प्रदान की है। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की है। ठीक है, यानी कि यही वाली बात कि अगर हमारे मूल अधिकार छीनते हैं तो उनके संरक्षक के रूप में कौन इसकी भूमिका निभाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। ये क्या करता है, लोगों के मूल अधिकारों को वापस दिलाता है। तीसरी जो विशेषता आएगी हमारी मौलिक अधिकारों से संबंधित वो ये आएगी कि ये व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार हैं। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार हैं। ठीक है, अगली विशेषता, इसकी अगली विशेषता हो जाएगी कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं, अर्थात इतने असीमित नहीं है कि नागरिक ही इनका दुरुपयोग करने लगें। तो कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट, देखो इसमें लिखा हुआ शब्द क्या है, असीमित नहीं है। अगर चाहते तो हम ये भी लिख सकते थे कि सीमित नहीं, सीमित है, लेकिन सीमित भी नहीं है और असीमित भी नहीं है, तो बीच का रास्ता निकाला गया। कह सकते हैं कि नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं वो असीमित नहीं है। वो इसलिए क्यों, क्योंकि राज्य इन पर युक्ति युक्त निर्बंधनों के माध्यम से इनको क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है, या इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जिससे नागरिक इनका दुरुपयोग न कर पाएँ। यानी कि नागरिकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, इसलिए मौलिक अधिकार असीमित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की हम बात करते हैं कि युक्ति युक्त निर्बंधन, तो युक्ति युक्त निर्बंधन का मतलब हो गया कि देश में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो गई जो उसकी एकता और अखंडता को बाधित कर रही हो और उस समय नागरिक कहें नहीं मुझे तो ये अधिकार प्राप्त हैं, तो देश क्या कर सकता है, उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन जैसे ही वो समस्या समाप्त होगी वो प्रतिबंध उनसे ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि राज्य द्वारा इन पर युक्ति युक्त का मतलब है कि रीजन बताने के साथ कि किस रीजन के साथ में इन पर प्रतिबंध लगाया गया है, युक्ति युक्त निर्बंधन, युक्ति युक्त निर्बंधन द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, ये 4 विशेषताएं कंप्लीट हो गई। अब जो 5वीं विशेषता है वो क्या है कि मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। स्थायी का मतलब फंडामेंटल राइट्स स्थायी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मूल संविधान में 7 थे
वर्तमान में 6 हैं, आगे हो सकता है इनकी संख्या बढ़ा दी जाए या हो सकता है इनकी संख्या और घटा दी जाए, जैसे हुआ भी है। मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात कह सकते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद इनको घटा या बढ़ा सकती है। संसद अनुच्छेद 368 के माध्यम से इनको घटा या बढ़ा सकती है। ठीक है, अगली विशेषता आती है कि आपातकाल के दौरान, और कौन से आपातकाल के दौरान? अनुच्छेद 352 के दौरान, आपातकाल के दौरान, यानी कि वो आपातकाल कैसा होना चाहिए? राष्ट्रीय आपातकाल होना चाहिए, अनुच्छेद 352 के तहत लगना चाहिए। आपातकाल के दौरान सिर्फ हमारे 2 आर्टिकल रह जाते हैं, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। किसको? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्या था हमारा इससे पहले का, कि मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद 368 के तहत, यानी कि 368 में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति दे रखी है, तो संसद अनुच्छेद 368 के तहत क्या कर सकती है? इनको घटाया बढ़ा सकती है। जैसे हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। पहला था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके कहाँ डाल दिया गया है? विधिक अधिकार, लीगल राइट्स में डाल दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों? मौलिक अधिकारों का महत्व लीगल जो अधिकार हैं, लीगल राइट्स हैं, उनसे कहीं अधिक होता है, इसलिए उसको हटा करके भाग 12 में किस में शामिल कर दिया? विधिक अधिकार में शामिल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, तो इसका मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार स्थायी तो रहे नहीं, यानी कि संसद क्या कर सकती है? इनकी संख्या को समय समय पर कम या ज्यादा कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगना चाहिए? अनुच्छेद 352, और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की 3 विधियां दे रखी हैं। वो 3 विधियां क्या हैं कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, तब उसमें 2 पॉइंट हैं हमारे कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में की गई है, लेकिन किस आधार पर? अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई है, तो हमारे मौलिक अधिकार नहीं छिनेंगे। लेकिन अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तब हमारे आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सारे मूल अधिकार छिन जाएंगे, और ये पावर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 देता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद में जो अगला लेक्चर आएगा वहां से शुरुआत करेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है इनका, और कौन कौन से मूल अधिकार हमारे संविधान में दे रखे हैं, और उन मूल अधिकारों की अपनी क्या क्या विशेषताएं, कौन कौन से अधिकार उनमें समाहित हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, मौलिक अधिकारों को, परिचय को समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।